स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में सर कंपेयर करने क्वेश्चन करवाए थे अच्छा, एनायंस तक। दो तीन क्वेश्चन किए थे ना केवल। यस सर। एक सेकेंड। ये था ना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, तो काम करते हैं, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा नहीं तो पहले से बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, चलो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। क्या क्वेश्चन कराया था इसमें? अच्छा जस्ट शुरू किया था, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस शुरू किया था, तो चलो भाई देखते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में कुछ पार्ट याद तो हो गई तुम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ आयंस वाले पार्ट में। तो उसमें बताया था कि अगर कटायंस होता है तो कटायंस के केस में हम लोग नॉर्मली जो कंपैरिजन करने का तरीका उस चीज को फॉलो करेंगे। अनायंस वाले पार्ट होंगे तो अनायंस वाले केस में हम लोग पहले ये देखते हैं कि सेम एटम पे अनायंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंट एटम पे अनायंस है तो हम लोग साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। और अगर सेम एटम पे अनायंस है तो फिर उस केस में हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। ए एम आर एच आई इस ऑर्डर पे हम लोगों को सारे वैल्यू चेक करते रहने होंगे। इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मान लो अगर ये सवाल दे रखा एस एच माइनस ओ एच माइनस, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? SH माइनस। एस एच माइनस होना चाहिए, क्यों? उसका साइज ज्यादा बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा स्टेबल करे। ठीक है, जैसे हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ, जैसे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, और नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी वाले पार्ट में सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर डोनर एटम अलग है या जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डोनर एटम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, बेसिक स्टैंड यूज करेंगे, जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो अलग अलग एटम्स पे है तो हम लोग पहले साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बात करेंगे। और ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हम लोग साइज वाले फैक्टर के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। बड़े एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो आराम से 1 greater than 2 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। इसके बाद जैसे मान लो हम लोग अगर कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो सिंपल सिंपल केसेस लेके चलते हैं जहाँ पे सेम डोनर एटम होगा, उसके हिसाब से अगर काम करें। तो ऐसा कंसिडरेशन अगर लेके चले, मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, दूसरा ये स्ट्रक्चर दे रखा, हाँ ठीक है, तीसरा नॉर्मल कार्बन चेन लेके चलते हैं। ठीक है, तो जैसे इन तीनों केसेस में हम लोगों को सबसे पहले तो इफेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहले ये देखो कि जो चार्जेस हैं वो कौन से एटम के ऊपर है। तो जो चार्जेस है तीनों के तीनों कार्बन एटम के ऊपर है। पहले वाले केस में भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे में भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तीसरे में भी सेम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर एटम सेम है तब हम लोग कंपैरिजन करने के लिए हमेशा पहले ये क्या बोलते हैं, जो अपना इफेक्ट वाले पार्ट था उसके ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। ए सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपरकंजुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए रिंग होना चाहिए। तो तीनों में से किसी स्ट्रक्चर में रिंग तो नहीं है। अगर रिंग नहीं है मतलब ए वाले पार्ट को तो हम लोग छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, दूसरा जब मेसोमेरिक इफेक्ट को चेक करेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में एक छोटा सा डिफरेंस बताया था कि दोनों सेम चीज है, लेकिन अगर कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम के साथ रेजोनेंस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस केस में जैसे पहला एटम है, अगर इसको ढंग से देखो तो इस केस में नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है आराम से। तो रेजोनेंस में जो जाएगा उसमें रेजोनेंस में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है
कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट बोल सकते हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब डोमिनेटिंग इफेक्ट भले ही है बट मेसोमेरिक इफेक्ट में दोनों पॉसिबिलिटी है, प्लस एम और माइनस एम। तो इस चीज का आप अलग से ध्यान रखना। जिस एटम पे पाई बॉन्ड है, या जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है, या जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस एटम से कोई एक ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर अनसैचुरेशन है, तो उस केस में ये ग्रुप वाला पार्ट आराम से माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा उस पाई बॉन्ड पे, उस नेगेटिव चार्ज पे, उस पॉजिटिव चार्ज पे। नीचे इस चीज को लिख रहे हैं, कोई भी एटम जिसपे पाई बॉन्ड है, कोई भी एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है। ऐसे लोन पेयर होता नहीं है बट मान लेते हैं लोन पेयर है। तो अगर इस एटम से अटैच्ड कोई एक ग्रुप है जिसके पहले एटम वाले पार्ट पे अनसैचुरेशन है, तो इस केस में ये ग्रुप वाला पार्ट हमेशा इस कार्बन वाले पार्ट पे या फिर इस कार्बन वाले चेन वाले पार्ट पे माइनस इफेक्ट शो करेगा। दूसरे वाले केस में जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन ले लिए ए डबल बॉन्ड बी, तो पहले एटम पे अनसैचुरेशन है, मतलब ये जो ग्रुप है ए डबल बॉन्ड बी, ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट पे माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे एक अनसैचुरेशन वाला ग्रुप अटैच कर दें, तो ये भी अपने बगल वाले कार्बन के ऊपर माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। कार्बन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे अगर अनसैचुरेशन लगा दे तो ये भी अपने लोन पेयर वाले एटम के ऊपर आराम से माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो सिमिलर टाइप से अगर हम लोग के पास कोई डबल बॉन्ड वाला एटम है और इस पे अगर हम लोग कोई एटम लगा दें जिसपे लोन पेयर है, तो उस केस में यहाँ रेजोनेंस तो होगा, और जिसपे लोन पेयर है तो लोन पेयर वाला पार्ट प्लस एम इफेक्ट शो करना शुरू करेगा। जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, उससे अटैच्ड एटम के वैसे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो डायरेक्टली रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस कल को हो रहा है ऐसा मान के चलते हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज वाले एटम से अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर वाला ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। सिमिलर टाइप से पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से अटैच्ड एटम पे अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर वाला ग्रुप आराम से प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ऐसा समझ लो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड, लोन पेयर या रेडिकल है, अगर उन एटम से कोई भी प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप अटैच्ड है, तभी वो प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप वाले पार्ट का इफेक्ट उस चार्ज पे, उस लोन पेयर पे, उस पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे ऑपरेट करेगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट तभी ऑपरेट करेगा जब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज हो, निगेटिव या पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर हो, या मतलब कोई भी एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, लोन पेयर हो या फिर पाई बॉन्ड वाला पार्ट हो, तो उससे प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो जैसे एक चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे बोलने का जो तरीका था अपना ऊपर, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मान लो अभी तो हम लोग ये बोल रहे थे कि निगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन एक चीज देख सकते हैं, ये जो ग्रुप है, अब जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस पे जो ग्रुप अटैच्ड है, इस ग्रुप के पहले एटम पे अनसैचुरेशन है, मतलब ये ग्रुप माइनस एम शो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निगेटिव चार्ज है उस पे माइनस एम ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग के लिए काम का होता है। जैसे ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन ले लिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो उस केस में ये ग्रुप अभी भी माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। मतलब ग्रुप जो है वो माइनस एम इफेक्ट नेचर का है, वो कहीं भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो बोलेंगे माइनस एम ग्रुप है। लेकिन ये जो माइनस एम ग्रुप है, ये तब तो अपना माइनस एम इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपरेट करेगा जब यहाँ रेजोनेंस हो पाएगा। तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज का कोई कंजुगेशन सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता। तो जब तक रेजोनेंस नहीं होगा तब तक हम लोग माइनस एम प्लस एम इफेक्ट की बात ही नहीं कर सकते। तो ग्रुप का नेचर है माइनस एम इफेक्ट शो करने का, लेकिन वो माइनस एम इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट पे, सेकंड वाले केस में ऑपरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके लिए कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट नीचे बताया कि जब भी कोई एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है या पाई बॉन्ड है, तो अगर उस एटम से डायरेक्टली कोई भी प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप अटैच्ड है, तभी हम लोग फिर उस केस में उस इफेक्ट को या उस प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट वाले पार्ट को उस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड वाले पार्ट के लिए ऑपरेट करता हुआ कंसिडर करेंगे। इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। बार बार आगे इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करते जाएंगे हम लोग, तो तुम लोग को अपने आप से ये चीज समझ में आता चला जाएगा। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं
पहले वाले केस में माइनस एम इफेक्ट है, ऐसा नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। दूसरे वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी एरोमेटिसिटी नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट भी नहीं है। सेकंड वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट दिख रहा कि आराम से यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट केवल ही मेंशन कर लिया करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। फिर थर्ड वाले केस में जाएंगे तो एरोमेटिसिटी नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं। तो जब तक रेजोनेंस नहीं होगा तब तक मेसोमेरिक इफेक्ट की बात हम लोग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज में ऑपरेट नहीं करता है, हाइपर कंजुगेशन केवल प्लस चार्ज में या फिर रेडिकल वाले पार्ट में ऑपरेट करता है, या फिर पाई बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज में हाइपर कंजुगेशन कभी ऑपरेट नहीं करेगा। बचा इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना, वैसे कभी भी कार्बन चेन अगर लगा हो तो कार्बन चेन को हमेशा प्लस आई इफेक्ट के लिए कंसिडर करना। जैसे जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है उससे हम लोगों का एक कार्बन चेन अटैच्ड है, तो जो कार्बन चेन अटैच्ड है ये हमेशा हम लोग प्लस आई इफेक्ट के लिए कंसिडर करेंगे। भले ही कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन अगर कार्बन चेन होगा तो कार्बन चेन को हमेशा प्लस आई इफेक्ट वाले पार्ट के लिए कंसिडर करते हुए काम करना होगा। खैर, पहला काम अपना, जब भी क्वेश्चन देगा तो सारे के सारे जो इफेक्ट्स हर एक केसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं उसको लिखते चले जाओ। तो उसको जब लिखते चले गए तो इस केस में एक सेकंड विशाल सर, तो ये साउंड हटा लीजिए, मतलब साउंड ऑन कर लीजिए। तो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है उसको पहले तो नोट कर लो, और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे कंपैरिजन करो। तो जैसे पहले वाले केस में माइनस एम इफेक्ट है, दूसरे में रेजिनेंस इफेक्ट है, और तीसरे वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा था, ऐसा मेंशन कर लिया, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट कर रहा था, ऐसा मेंशन कर लिया। ये तो इफेक्ट लिखने का तरीका हो गया सबसे पहले। उसके बाद जब कंपैरिजन करेंगे तो माइनस एम इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लास्ट क्लास में लिखाया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट कभी स्टेबिलिटी घटाएगा नहीं। इस चीज का एकदम प्योरली ध्यान रखना। रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होता है तो जो कार्बन चेन है वो एक्सेप्टर बन जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्बन चेन डोनर बन जाता है। तो कार्बन चेन प्लस आर माइनस आर दोनों शो कर सकता है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एक रेजोनेंस इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी हमेशा ही इंक्रीज करेगा, सीधा ध्यान रखना। और थर्ड पार्ट में प्लस आई इफेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मतलब माइनस एम माइनस आई बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घटा सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, माइनस चार्ज को माइनस इफेक्ट ज्यादा स्टेबल करेंगे, माइनस चार्ज को प्लस इफेक्ट लेस स्टेबल करेंगे, प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट ज्यादा स्टेबल करेंगे, प्लस चार्ज को माइनस इफेक्ट लेस स्टेबल करेंगे। तो इस केस में जो माइनस चार्ज है थर्ड वाले केस में, उसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घटा देगा। तो पहले केस में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, दूसरे केस में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तीसरे केस में स्टेबिलिटी घट रहा है। तो एक चीज तो फिक्स है कि थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगा, ये हम लोग फिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। तो पहले वाले केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, दूसरे वाले केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो अभी जस्ट ऑर्डर मेंशन किया था ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस का, ये मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट है। मतलब माइनस एम जितना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो माइनस एम जितना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा रेजोनेंस उतना स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाएगा। बढ़ाएगा दोनों, बट माइनस एम जितना स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, जितना स्टेबिलिटी बढ़ाने की कैपेसिटी है, उतना रेजोनेंस में नहीं है। इसका मतलब वन वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर टू वाला पार्ट होगा, और सबसे लास्ट में थ्री वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब भी सवाल में सेम आइटम देगा तो फिर हम लोग को इफेक्ट्स के हिसाब से लिखते हुए सारे के सारे कंसिडरेशन लेते चलने होंगे। नोट कर लो इस एग्जाम्पल को।
सर तीसरा केस में स्टेबिलिटी कम हो रहा है ना? हाँ, नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मान लो ये सवाल दे रखा, और इस चीज को थोड़ा ढंग से समझना, ये बहुत जरूरी सवाल है। मान लो 3 पार्ट दे रखा और इसमें कंपैरिजन करने बोला है। तो पहले वाले केस में चलो एक और पार्ट इसमें ऐड कर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। मान लो ये 4 पार्ट दे रखा है, इसमें कंपैरिजन करने बोला है। तो उस केस में जैसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको देख के मालूम पड़ रहा होगा, एक सेकंड, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको देख के मालूम पड़ रहा होगा कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे वापस से, वो तुमको मालूम होना चाहिए। तो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक कन्जुगेशन वाला पार्ट है। तो पहला वाला जो केस है उस केस में कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। दूसरे वाले केस में कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। थर्ड वाले केस में जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नेचर का है। और फोर्थ वाले केस में कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नेचर का है, साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं दे रखा। ठीक है, खैर इस चीज का बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना है। कंपाउंड के एरोमेटिक होने से हम लोग का मतलब नहीं होता। हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं सवाल में, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं या फिर आयंस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी या पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, हम लोग इस स्टेबिलिटी वाले पार्ट को कंपेयर करके चल रहे हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या है। कभी भी सवाल अगर चार्ज से रिलेटेड होगा तो कंपाउंड का एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नॉर्मली नहीं पूछेगा, हमेशा वो आयंस के रिलेटिव स्टेबिलिटी को पूछेगा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग केसेस। तो वो जो आयंस हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है अगर उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को ये देखना होता है कि वो नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर पहले से कंपाउंड एरोमेटिक है। तो अब हम लोग एरोमेटिसिटी इफेक्ट की बात कर रहे होंगे। जैसे एक चीज देख लो, अगर पहले वाले केस में हम लोग नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को हटा दें तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रह पाएगा, कंपाउंड वाला पार्ट नॉन एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम ही नहीं है। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड सबसे पहला पार्ट कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। तो कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो पाएगा ऊपर वाले केस में, मतलब कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। दूसरे वाले केस में भी अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को हटा दें तो फिर कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, ऊपर वाले साइड से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नेचर का है। तीसरे वाले केस में अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को हटा दें तो उस केस में कंपाउंड अभी भी एरोमेटिक नेचर का है, पहले भी एरोमेटिक था अभी भी एरोमेटिक नेचर का, और फोर्थ वाले से तो मतलब ही नहीं है फिर। तो इस केस में एक चीज देख लो, पहले वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। मतलब अगर वो नहीं होता तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, वो है तब कंपाउंड एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नेचर का निकल के आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कभी नेगेटिव चार्ज के होने के वजह से कंपाउंड अगर एरोमेटिक होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के होने के वजह से अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तब हम लोग एरोमेटिसिटी इफेक्ट की बात करेंगे। अगर कंपाउंड खुद से एरोमेटिक है और नेगेटिव चार्ज खुद से मतलब नहीं है तो हम लोग एरोमेटिसिटी वाला इफेक्ट उससे अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। जैसे थर्ड वाला केस है, तो थर्ड वाले केस में नेगेटिव चार्ज है, कंपाउंड एरोमेटिक भी है, बट वो नेगेटिव चार्ज के एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपाउंड के रिंग वाले पार्ट को एरोमेटिसिटी से लेना देना है। तो नेगेटिव चार्ज है या नहीं है कंपाउंड तो हमेशा एरोमेटिक है, बट हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, तभी जाके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा डोमिनेटिंगली बढ़ते चला जाएगा या फिर काफी ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो पहले वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरोमेटिसिटी वाला इफेक्ट का एरोमेटिक का कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरे वाले केस में नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे हम लोग एंटी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन थर्ड वाले केस में हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड उसके वजह से एरोमेटिक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना है। मतलब चार्ज के
वजह से अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तब हम लोग वहां पे कंपाउंड को एरोमेटिक वाले पार्ट में या फिर कंपाउंड के इफेक्ट में एरोमेटिसिटी वाला पार्ट अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जो नेगेटिव चार्ज है वो तो एरोमेटिसिटी का पार्ट था नहीं, तो एरोमेटिसिटी इफेक्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे जाएंगे फिर मेसोमेरिक इफेक्ट का नंबर आएगा, ए के बाद एम होता है। बट मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट साइड में लिखते जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी तो नहीं था, मेसोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आराम से रेजोनेंस में जा सकता है रिंग के साथ। तो अगर रेजोनेंस में जा सकता है तो हम लोग इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट वाला पार्ट या रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट करता हुआ काम कर सकते हैं। तो थर्ड वाले केस में तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। फोर्थ वाले केस की बात करते हैं। जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे अटैच्ड जो ग्रुप है उसमें पहले एटम के ऊपर अनसैचुरेशन वाला पार्ट है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है, ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता था, साथ ही साथ ग्रुप वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है भी, मतलब उस माइनस चार्ज वाले पार्ट पे आराम से ये ग्रुप वाला पार्ट माइनस एम इफेक्ट शो करता हुआ काम करेगा। तो हम लोग ये इफेक्ट वाला पार्ट आ गया, पहले में एरोमेटिसिटी, दूसरे में एंटी एरोमेटिसिटी, थर्ड में रेजोनेंस इफेक्ट और फोर्थ में माइनस एम इफेक्ट। तो अगर नॉन एरोमेटिक है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको कंसिडर भी मत करना। जब भी कहीं सवाल दे रखा होगा तो फिर अगर नॉन एरोमेटिक है तो सीधा हम लोग आगे वाले इफेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे मान लो अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज तो पहले से सबको मालूम है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो और ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस में भी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा डोमिनेटिंगली या डोमिनेटिंग बिहेवियर होते हुए स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट रखेगा। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होते हुए सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी रखेगा। तो एक चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग का जो सेकंड वाला पार्ट है वो सबसे लीस्ट स्टेबल नेचर का होगा, इसको सबसे लास्ट में आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये पहला केस निकल के आ गया। उसके बाद जब एक काम करते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं। हाँ, जो सेकंड वाला पार्ट है वो सबसे लीस्ट स्टेबल निकल के आ जाएगा, तो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद एरोमेटिक वाला पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंगली स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इस केस में वन वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी का निकल के आएगा। बाकी बचा थर्ड वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट, फोर्थ वाले केस में माइनस एम इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में और एम इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, और यहाँ माइनस एम है, माइनस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस एम भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, मतलब माइनस एम ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ऑर्डर में 1 4 3 2 आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो एग्जांपल। सर हाँ, तीसरा वाला कंपाउंड में तो एरोमेटिसिटी भी पहले से है, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा सर? अरे नालायक, कितने देर से क्या समझाया। यही तो बोला ना कि एरोमेटिक कंपाउंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से है क्या। नहीं तो फिर नेगेटिव चार्ज के ऊपर एरोमेटिसिटी इफेक्ट नहीं बात कर रहे हम, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोले हैं क्या। क्या सवाल नोट किया हुआ है तुम्हारी कॉपी में, सवाल पढ़ के बताओ। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की कंपाउंड लिखा है। नहीं सर। तो जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है उस चार्ज की स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपाउंड की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सर तो आयन मतलब तो पूरा नेगेटिव चार्ज को लेके कंपाउंड है सर। नहीं भैया, आयन वाले पार्ट का मतलब जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है केवल हम लोग उस एटम वाले पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है। ओके सर। और इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड है, सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, तो पहला भी है तीसरा भी है। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसमें बोल सकते हैं कि हम लोग थर्ड वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक है। नो सर। तो नहीं बोल सकते, मतलब उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर एरोमेटिसिटी का इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, नोट करो एग्जांपल।
यार इसमें क्या हुआ, स्क्रीन शेयरिंग इसको और अपडेट करना पड़ेगा सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। फिर अपडेट्स आया है जूम का। नोट कर लिया तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करके देखो पहले, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले तो कौन कौन से इफेक्ट है ये मेंशन करो, उसके बाद फिर कंपैरिजन वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं हमेशा। और यूनिट टेस्ट है तो वो सही से कंपाउंड बन जाएगा मेरा, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन धड़ाधड़ एकदम। तो चलो सवाल पे ध्यान दो। पहले वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट होना चाहिए, दूसरे में रेजोनेंस इफेक्ट होना चाहिए, तीसरे में हाइपर कंजुगेशन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दिख रहा है। और ये चीज ध्यान रखना, हम लोगों को चार्ज के ऊपर इफेक्ट देखना है। कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है तब मतलब है। तो पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो सकता है, दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो सकता है। बट थर्ड वाले केस में जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इससे अटैच्ड एटम पे लोन पेयर पाई बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है, तो रेजोनेंस तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से अटैच्ड एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसपे दो हाइड्रोजन भी है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, इसका मतलब हम लोग हाइपर कंजुगेशन आराम से दो कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। तो इस केस में हम लोग कंपैरिजन अगर करें तो पहले में रेजोनेंस है, दूसरे में रेजोनेंस है, तीसरे में हाइपर कंजुगेशन है। और ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ए छत में अभी ओए वैभव माइक्रोफोन ऑफ कर, अपने इंफॉर्मेशन दे रहा, उठवा लिया जाएगा तुमको छत से। ए के बाद एम रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट
स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट बी स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज के केस में बढ़ाएगा, नेगेटिव में तो वैसे भी ऑपरेट नहीं करता है। तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट प्लस इफेक्ट बढ़ाते, और हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट डी हम लोग लेकर के चल रहे हैं प्लस इफेक्ट में, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो पहले वाले केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सेकंड केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, थर्ड वाले केस में भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग इस कंसिडरेशन को लेते हुए चले कि तीनों में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो फिर ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट। तो इसका मतलब जितना रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उतना हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाएगा। तो एक चीज तो फिक्स है कि अपना थर्ड वाला पार्ट सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। पहले में रेजोनेंस है, दूसरे में रेजोनेंस है, दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन इस चीज को सिंपली ध्यान रखना, अगर रेजोनेंस इफेक्ट है, मतलब दोनों में दो कंपाउंड है, दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट है, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस सर आवाज नहीं आ रहा है। नया फोन है, नहीं पुराना लेकिन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा हैंगिंग गार्डन हो गया है, तो कुछ हैंग कर गया है, क्लियर होने दो मामला।
हम लोग का ऐप अपडेटेड है, पता नहीं क्यों हैंग करता ही करता है। जब भी क्लास चलता है तो एक बार हैंग करता है पक्के से, उसके बाद फिर सही हो जाता है सब। चलो, ध्यान दो। हाँ भाई, क्वेश्चन जो दे रखा था उसका ये ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3। सर 6 नंबर से नहीं सुनाई दे रहा था। 60 नंबर से नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं। देख लो 6 वाला, इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं सुनाई दिया? नहीं। क्या बात कर रही है, क्वेश्चन तो दिख रहा था नीचे 7 नंबर। चलो ध्यान दो। टाइम पे भी नहीं सुनाई दिया था। 6 नंबर वाले पार्ट में पहले वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट है, और तीसरे वाले केस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। क्योंकि रेजोनेंस तो दिख नहीं रहा पॉजिटिव चार्ज में, बट पॉजिटिव चार्ज का मतलब sp2 कार्बन उससे अटैच्ड जो कार्बन है उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 हाइड्रोजन है, तो आराम से वहां पे हाइपर कंजुगेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और थर्ड वाले केस में हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन डोनेटिंग इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में तीनों में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से काम करें। तो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, तो जितना रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा उतना हाइपर कंजुगेशन नहीं बढ़ा पाएगा, तो थर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा। पहला चीज 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो सिंपली इस चीज का ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट के टाइम पे हमेशा ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना रेजोनेंस उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो 1 2 वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब 1 greater than 2 वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। हो जाएगा सिमी? यस सर। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। तो सुनाई तो देना चाहिए यार, दिख रहा था तो। चलो कोई नहीं, ट्राई करो। थर्ड वाले केस में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ऑर्डर दे रखा है, कोई डाउट है तो पूछ लो। जब भी डाउट होगा पूछ लेना, इसको क्लियर करते चलो, इसलिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यस सर। थर्ड वाले केस में पहले वाले कंपाउंड में अगर इफेक्ट कंसिडर करें तो एरोमेटिसिटी हो नहीं सकता, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस चाहिए, दोनों ही नहीं है। हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड 3 sp3 कार्बन अटैच्ड है, और तीनों के ऊपर हाइड्रोजन वाला पार्ट है, मतलब 9 हाइपर कंजुगेशन ले सकते हैं। कैसा हाइपर कंजुगेशन आया तुमने तो डिस्कस कर रखा है, उस चीज का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो अगर किसी को देखना है तो हाइपर कंजुगेशन वाला शायद से लेक्चर अपलोड किया हुआ है गूगल पे, ये यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। दूसरे वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन है, और थर्ड वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन है। तो हाइपर कंजुगेशन ये है, डोनेटिंग इफेक्ट है, तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट वाला पार्ट रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। सारे डोनेटिंग इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो 9 हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, 6 हाइपर कंजुगेशन सेकंड वाले केस में थोड़ा कम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, 3 हाइपर कंजुगेशन और कम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा बट थोड़ा कम बढ़ा पाएगा। तो 1 greater than 2 greater than 3 कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे ट्राई करो सवाल को।
चलो भाई ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में जैसे NO2 ग्रुप है, तो अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि NO2 वाला पार्ट माइनस M इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। CN भी माइनस M इफेक्ट शो कर सकता है, और OH वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर होता है तो प्लस M इफेक्ट शो कर सकता है। बट पॉइंट ये नहीं होता कि कोई ग्रुप M इफेक्ट शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर M इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में तो कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है। तो जब कंजुगेशन सिस्टम नहीं है मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, और अगर रेजोनेंस ही नहीं होगा तो हम लोग M इफेक्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। तो पहले वाले केस में कोई मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, दूसरे वाले केस में भी मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तीसरे वाले केस में भी ये इफेक्ट नहीं है। अगर हम लोग इफेक्ट के हिसाब से काम करना शुरू करें, तो पहले एरोमेटिसिटी चेक किया, तो रिंग वाला पार्ट है ही नहीं, बाकी खत्म, ए वाला पार्ट नहीं है। सेकेंड वाले केस में जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो निगेटिव चार्ज पे कोई मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, तो मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट दोनों फट गया। थर्ड, इसके बाद फोर्थ पार्ट, नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं करता है, तो अगर हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं करता है तो वही पार्ट हट गया। तो बचा क्या लास्ट ऑप्शन, इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना है, तो NO2 वाला पार्ट कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। CN वाला पार्ट कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और OH वाले पार्ट में ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। ये चीज बोला भी था, प्लस M ग्रुप हो या माइनस M ग्रुप हो हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। तो तीनों ही माइनस आई शो कर रहा है। तो अगर तीनों माइनस आई शो कर रहे हैं तो वो जो सीरीज वाला पार्ट है उसको थोड़ा कंसिडर करते हुए काम करना पड़ेगा। तो पहले में माइनस आई, दूसरे में माइनस आई, तीसरे में माइनस आई। तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज पे स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बट तीनों माइनस आई है, तीनों स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट सबसे ज्यादा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और तुम लोगों को ये सीरीज थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद CN का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में OH वाला पार्ट। तो NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई ऑपरेट करेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। फिर CN वाला पार्ट थोड़ा कम माइनस आई ऑपरेट करेगा, तो थोड़ा कम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और OH वाला पार्ट सबसे कम माइनस आई ऑपरेट करेगा, तो सबसे कम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। 1 2 3 ऑर्डर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछते जाना, अगर डाउट नहीं है तो अगला सवाल सॉल्व करो।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 में होगा, सॉरी 3 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 1 वाले पार्ट में होगा। तुम लोग को बोला भी था कि एप्लीकेशन ऑफ जीओसी से पहले एक बार इंडक्टिव इफेक्ट को रीड करके आना। तो पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज अगर है, एरोमेटिसिटी तीनों में से कहीं नहीं है, छोड़ देते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहीं नहीं है, तो वो दोनों भी छोड़ देते हैं। नेगेटिव चार्ज में हाइपर कंजुगेशन वैसे भी नहीं आता, उसको भी छोड़ देते हैं। बचा माइनस एम इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट, मतलब सॉरी बचा इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट। तो पहले वाले केस में NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दूसरे केस में NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और तीसरे केस वाले पार्ट में भी NO2 है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और एक पॉइंट शायद याद होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जिस एटम के ऊपर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप से उस एटम का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। मतलब NO2 वाला पार्ट माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है इस नेगेटिव चार्ज पे, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे। जबकि दूसरे वाले केस में डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, और तीसरे वाले केस में डिस्टेंस और भी कम हुआ। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ग्रुप का, इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ज्यादा डिस्टेंस कम इंडक्टिव इफेक्ट, कम डिस्टेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। तो तीनों में सेम ग्रुप थे, मतलब ग्रुप अपना माइनस साइड सेम ऑपरेट करना चाहता, लेकिन नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पहले वाले केस में उतना ऑपरेट कर नहीं पाएगा। तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट पहले में ऑपरेट करेगा, दूसरे में थोड़ा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, तीसरे में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो इस केस में पॉइंट सीधा ऐसा बोल सकते हैं, एक तो माइनस आई है, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव इफेक्ट स्टेबिलिटी देगा। तो पहले में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, दूसरे में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तीसरे में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रहेगा। तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2, और सबसे लास्ट में 1 वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं आराम से हम लोग। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो हो सकता है हम लोगों को डिस्टेंस के हिसाब से भी कंपैरिजन करना पड़े। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में ऑर्डर में 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो पहले वाले केस में जब इफेक्ट की बात करेंगे तो रेजोनेंस इफेक्ट है। दूसरे वाले केस में एक चीज का ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जस्ट बगल वाले अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर। तो कोई भी ग्रुप जिसके पहले एटम पे लोन पेयर होता है वो प्लस एम शो कर सकता है। और अगर ये ग्रुप जो प्लस एम शो कर सकता है वो जिस एटम से अटैच्ड है उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, तो उसका एम इफेक्ट ऑपरेट भी करेगा। तो इस केस में OH वाला पार्ट प्लस एम शो कर सकता है। कैसे शो कर सकता है? तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर आराम से कार्बन को रेजोनेंस में डोनेट करके कार्बन डबल बॉन्ड OH प्लस का फॉर्मेशन करा सकता है।
तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले पा रहा है, इसका मतलब OH अपना प्लस एम इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेट करा रहा है। तो इसको सिंपली ध्यान रखना, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, अगर उसके अटैच एटम पे लोन पेयर है तो उस केस में हम लोग उसके इफेक्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। थर्ड वाले केस में जो ग्रुप है ये माइनस इफेक्ट शो करने वाला नेचर शो करता है, और जिस एटम पे अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो आराम से इस पॉजिटिव चार्ज पे ये ग्रुप वाला पार्ट अपना माइनस इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो पहले में रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। दूसरे में प्लस एम है तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तीसरे में माइनस एम है तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी घटाएगा। तो थर्ड सबसे लीस्ट स्टेबल निकल के आ गया, ये बिल्कुल फिक्स है। पहले में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, दूसरे में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट है। मतलब जितना सेकंड वाले केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना फर्स्ट वाले केस में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ पाएगा। तो 2 1 3 अपना ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। चलो भाई, अगर कोई डाउट होता जाएगा तो पूछते जाएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा बेंजीन रिंग वाले पार्ट सब चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में अगर ऐसा कंसिडरेशन है सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट, एक सवाल तो चलो ठीक है, इसको तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसको भी नहीं करा रहे। मान लो ऐसा कंसिडरेशन दे रखा, साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है और इसके ऊपर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अलावा OH वाला पार्ट है, और तीसरा पार्ट ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो OH वाला पार्ट है वो मेटा पोजिशन पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका OH वाला पार्ट ऑर्थो पोजिशन पे है। मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चल रहा है, तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान भी रखना है। इसको ऐसे तो लैंग्वेज लेटर में भी ध्यान रख सकते हैं, बट दूसरे तरीके से भी ध्यान रखना है। जैसे एक चीज है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, तो सेकंड वाले केस में भी जा सकता है, थर्ड वाले केस में भी जा सकता है, फोर्थ वाले केस में भी जा सकता है। मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो तो सब में कॉमन है। अगर सब में सेम इफेक्ट दिख रहा, सेम ग्रुप का इफेक्ट दिख रहा, तो जो सेम इफेक्ट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को छोड़ दिया करना। मतलब बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि तो सब जगह इफेक्ट ऑपरेट कर ही रहा है। जो डिफरेंट वाला पार्ट होगा केवल उसके इफेक्ट को कंसिडर करते हुए चलना होगा। अब उसमें एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम लोग का जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर होता है, तो प्लस एम टाइप का नेचर शो कर सकता है। तो अगर मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले हम लोग कि ये अपना OH ग्रुप है और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम लोग रेजोनेंस कराएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ये निकल के आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट इस टाइप का। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज अगर और रेजोनेंस में जाएगा तो अगला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है। तो इस केस में ये कंसिडरेशन भी ले सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड वाला पार्ट आगे चला गया और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट नीचे वाले कार्बन पे आ गया। और मान लो अगर और रेजोनेंस कराते हैं तो और रेजोनेंस कराने पे पाई बॉन्ड वाले पार्ट को फिर से और आगे शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस केस में जो अपना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो तो ठीक है, रह ही गया, बाकी एक और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रह गया। अगला पाई बॉन्ड आगे चला गया और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट फिर से ऑर्थो पोजिशन पे ही निकल के आ गया। तो इससे एक चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जैसे जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा था तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आइदर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जा रहा था तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब मेटा पोजीशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है, केवल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सेम कंसिडरेशन नेगेटिव चार्ज में भी एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में। अगर नेगेटिव चार्ज लेकर के चले हम लोग तो इस केस में नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में जैसे ऐसा कंसिडरेशन है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कराना है, तो नेगेटिव चार्ज आराम से रेजोनेंस में जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ये टाइप का निकल के आना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। जब ये फर्दर रेजोनेंस में जाएगा तो अगला कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का निकल के आना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज नीचे वाले पोजीशन पे, और अगर और आगे रेजोनेंस कराते हैं
तो अगला कंसिडरेशन कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए कि पाई बॉन्ड वाला पार्ट इस पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब जिस कार्बन पे माइनस चार्ज था, अगर हम लोग इस एटम के रिस्पेक्ट में बात करें या फिर इस कार्बन वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे गया, या फिर नेगेटिव चार्ज पारा पोजीशन पे गया, या फिर नेगेटिव चार्ज वापस से ऑर्थो पोजीशन पे गया, मतलब मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो अगर हम लोगों का कोई भी ग्रुप है, चाहे प्लस एम नेचर का या माइनस एम नेचर का, तो अभी तो एक पॉइंट कंसिडर किया था कि कोई भी ग्रुप है, चाहे प्लस एम नेचर का हो चाहे माइनस एम नेचर का हो, तो उसका एम इफेक्ट तभी ऑपरेट करेगा जब इस ग्रुप से अटैच्ड एटम के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज निकल के आ रहा हो। तो अगर हम लोगों के केस में पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब बेंजीन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता या बेंजीन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, दोनों में से किसी भी केस में मेटा पोजीशन पे अगर हम लोगों के पॉजिटिव चार्जेस निकल के नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप लगा दे तो उससे अटैच्ड एटम में प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के लिए उसका एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। उसका मतलब क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो हम लोग पहले वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ तो लिख दिया था कि रेजोनेंस इफेक्ट है। जब दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे तो ये OH वाला पार्ट प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, ये बोलने का तरीका है, क्योंकि लोन पेयर है प्लस एम शो कर सकता है। लेकिन इसका प्लस एम पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा हमको इससे मतलब, हमको तो पॉजिटिव चार्ज पे स्टेबिलिटी से मतलब है। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीजन का लोन पेयर या फिर OH का प्लस एम इफेक्ट शो करेगा क्या? तो कर सकता है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा, जो कि नीचे एक ग्रीन स्ट्रक्चर से मेंशन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, रेजोनेंस का थर्ड स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में गया तो उस केस में जिस कार्बन पे OH था उस कार्बन वाले पार्ट पे ऊपर पॉजिटिव, मतलब जिस कार्बन पे OH था उस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट किया जा सकता है। तो ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था पहले, मतलब गिवन स्ट्रक्चर में, उस कार्बन के ऊपर तो OH का प्लस एम नहीं दिख रहा, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद अगर जिस कार्बन के ऊपर OH है, जो नीचे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेंशन कर रहे हैं हम लोग, जो थर्ड स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, जिस कार्बन के ऊपर OH है, अगर रेजोनेंस होने के बाद वहां पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इसका मतलब OH का प्लस एम इफेक्ट इस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहा होगा उस पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये कंसिडरेशन लेते हुए काम करना होता है हम लोगों को। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है, तो बेंजीन से एक कार्बन एटम अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, और उसी बेंजीन से कोई और भी ग्रुप अटैच है, तो जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप का उस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले एटम के ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है, हम लोग को ये चीज कंसिडर करना होता है। तो अगर पारा पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो पारा पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट होने पे जो भी हम लोग का एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है उस पे इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मान लो हम लोग ऑर्थो ग्रुप पे रखते हैं, मान लो ये जो OH है ये जैसे सेकेंड स्ट्रक्चर है, इस सेकेंड स्ट्रक्चर में OH वाला पार्ट अगर ऑर्थो पोजीशन पे होता ऐसा, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं था। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था वो रेजोनेंस होने के बाद जिस कार्बन के ऊपर OH है सेकेंड स्ट्रक्चर में उसके ऊपर चला गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। तो अगर डोनेट कर सकता है इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे OH का प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अगर प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब जो पहला स्ट्रक्चर दिख रहा, इस कार्बन के प्लस चार्ज के ऊपर हम लोग OH का प्लस एम मानते हुए चलेंगे, जो यहाँ पे मैं रखा स्ट्रक्चर नंबर 4 वाले पार्ट में। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम लोग, तो इस कार्बन के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, OH प्लस एम शो कर सकता है और ऑर्थो पोजीशन पे है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो OH का प्लस एम इफेक्ट इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग ऑपरेट करता हुआ मानेंगे। अगर इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना, अगर कोई भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज वाला पार्ट दे रखा है जो बेंजीन से अटैच्ड है, और उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में या फिर उस एटम के रिस्पेक्ट में कोई भी नया ग्रुप जो प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है, अगर उस एटम के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो ग्रुप
ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन पे है तभी उसका प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट उस चार्ज वाले एटम पे ऑपरेट करता हुआ कंसिडर करेंगे। मेटा पोजीशन पे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज के केस में भी कहीं भी मेटा पोजीशन पे चार्ज निकल के नहीं आ रहा था नेगेटिव चार्ज, जबकि सॉरी पॉजिटिव चार्ज। प्लस चार्ज जब रेजोनेंस में गया तो ऑर्थो पे चार्ज आया, पारा पे चार्ज आया, फिर ऑर्थो पे चार्ज आया। मतलब उस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो एटम था, कार्बन एटम जिसको प्लस चार्ज था, उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे कभी भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ। तो अगर मेटा पोजीशन पे कोई प्लस एम माइनस एम ग्रुप होता भी तो भी उस पर चार्ज ही नहीं आ रहा, तो फिर प्लस एम माइनस एम ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब उस एटम पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज था उस पे अटैच्ड ग्रुप का कोई भी इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। माइनस चार्ज में भी जब रेजोनेंस कराए तो ऑर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन और वापस से ऑर्थो पोजीशन पे ही हम लोग का नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब कोई भी प्लस एम या माइनस एम ग्रुप होता भी तो भी उस ग्रुप वाले पार्ट का जो इफेक्ट है वो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट पे ऑपरेट नहीं कर रहा होता। इसको और एग्जांपल्स में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। मान लो ये एग्जांपल दे रखा होता, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे हम लोग NH2 ग्रुप डाले। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इफेक्ट ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम पे इस NH2 का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो NH2 वाला पार्ट जो है वो लोन पे रखता है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। और अगर प्लस एम शो कर सकता है तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम के ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के ऊपर ऑपरेट कराता हुआ काम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, मान लो अगर ऐसा इफेक्ट होता है, ऐसा कंपाउंड होता है कि यहाँ वाले पार्ट में हम लोग कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल रखे और मेटा पोजीशन पे NH2 है। अब पूछेंगे कि NH2 का जो प्लस एम इफेक्ट है वो प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट इस पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेट करेगा कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में NH2 वाला पार्ट इस बार मेटा पोजीशन पे है, तो NH2 का प्लस एम ऑपरेट करेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट NH2 का प्लस एम केवल बेंजीन रिंग पे ऑपरेट करेगा, वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के लिए NH2 का प्लस एम काम का नहीं है, बेंजीन रिंग के लिए काम का है। तो बेंजीन रिंग के लिए काम का तो हम लोग क्या करें उसमें, तो इस केस में इसका प्लस एम इस बार ऑपरेट नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लिख के काम नहीं कर रहे होंगे। थर्ड वाला केस अगर लेके चले ऐसा, मान लो साइक्लोहेक्सेन दे रखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और NH2 वाला पार्ट, और जो NH2 वाला पार्ट है, NH2 वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें पारा पोजीशन पे, तो NH2 प्लस एम शो कर सकता है और इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे है। तो इसका प्लस एम वाला पार्ट इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के लिए ऑपरेट करता हुआ कंसिडर आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे एक और चीज है जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थोड़ा बहुत, कोई भी ग्रुप प्लस एम हो या माइनस एम हो हमेशा माइनस आई होता है। तो जैसे जो सेकंड केस है इसमें प्लस एम तो ऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी ग्रुप प्लस एम हो या माइनस एम हो हमेशा माइनस आई होता है। तो प्लस एम ऑपरेट नहीं भी कर रहा, माइनस आई तो ऑपरेट करता हुआ काम आराम से कर सकते हैं लोग। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे इस NH2 का माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तुम लोग को याद हो जाएगा कि अगर हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप रखते हैं या पारा पोजीशन पे ग्रुप रखते हैं तो ऑपरेट इफेक्ट ऑपरेट करेगा। मेटा पोजीशन वाले पार्ट पे इफेक्ट ऑपरेट करना बंद कर देंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के फॉर्म में। बाकी सारे इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट गिवन चार्ज के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा अगर हम लोग मेटा पोजीशन वाले पार्ट पे अपने ग्रुप को रखते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंपेयर करते हैं, तो एक चीज तो ये बोला ही है कि जो इफेक्ट सब में कॉमन उसको कंपेयर मत करना, तो ओरिजिनल सब में कॉमन उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद OH वाला पार्ट जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है और पारा पोजीशन पे है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर लेंगे। थर्ड वाले केस में मेटा पोजीशन पे OH है तो प्लस एम ऑपरेट नहीं करेगा, तो प्लस एम अगर नहीं है तो माइनस आई तो लिया ही जा सकता है। और फोर्थ वाले केस में पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के रिस्पेक्ट OH वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, मतलब प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो एक चीज देख सकते हैं, पहले वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट था या फिर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में था, तो कॉमन इफेक्ट को हटा ही दो, तो पहले में कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरे में प्लस एम है जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तीसरे में माइनस आई है जो स्टेबिलिटी घटाएगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, माइनस आई थोड़ा स्टेबिलिटी घटा रहा है, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग जब रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी के बढ़ने वाले पार्ट को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले में भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा था रेजोनेंस में, दूसरे में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ता, तीसरे में भी बढ़ता, चौथे में भी बढ़ता।
बट तीसरे में रेजोनेंस वाले पार्ट के वजह से जो स्टेबिलिटी बढ़ा और माइनस आई की वजह से थोड़ा घटा, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ा। बट हम लोग पहले से कंपेयर जब करेंगे तो बार बार उस चीज को कंपेयर करने का क्या मतलब होगा। तो सिंपली ध्यान रखना, जो इफेक्ट कॉमन है उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। पहले में कोई इफेक्ट नहीं है, तीसरे में भी हम लोग केवल माइनस आई इफेक्ट लेके चल रहे हैं। तो सेकंड में प्लस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, थर्ड में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सॉरी माइनस आई स्टेबिलिटी घटाएगा, और फोर्थ में प्लस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि सेकंड में और फोर्थ में स्टेबिलिटी हाइयर होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड। और थर्ड में स्टेबिलिटी घट रहा है तो थर्ड तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो थर्ड को सबसे लास्ट पे रख देते हैं, फिर उसके ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट को रख देते हैं। तो ये ऑर्डर फिक्स हो गया। अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, सॉरी सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। सेकंड में प्लस एम है और फोर्थ में भी प्लस एम है, और दोनों में ओ OH का ही प्लस एम है। मतलब सेम ग्रुप का प्लस एम है तो प्लस एम तो बराबर ही ऑपरेट करेगा। और एक पॉइंट लिखवाया भी था, रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। रेजोनेंस को डिस्टेंस से मतलब नहीं होता। जो इंडक्टिव इफेक्ट है तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, बट रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, बट रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। तो अगर रेजोनेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है डिस्टेंस से, तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो रेजोनेंसी इफेक्ट का दूसरा नाम है। इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। तो चाहे ऑर्थो पोजीशन हो चाहे पारा पोजीशन हो, जैसे सेकंड वाले केस में पारा पोजीशन है और फोर्थ वाले केस में ऑर्थो पोजीशन है, दोनों में इफेक्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा मेसोमेरिक इफेक्ट का। तो उसमें हम लोग डिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर डिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर सकते तब हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट एरोमेटिसिटी दोनों में है लेकिन पॉजिटिव चार्ज को इसका मतलब नहीं है, तो इफेक्ट ही काम का नहीं था। मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में था, दोनों में प्लस एम था, सेम ग्रुप का प्लस एम था, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है मतलब बराबर प्लस एम था, तो इससे भी कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो और आगे बढ़ेंगे, तो और अगर आगे बढ़ेंगे तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। अगर हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट तो है ही नहीं यार, यहाँ पे कार्बन चेन चाहिए उसके लिए sp3 वाला, तो उसको भी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। तो कोई भी ग्रुप प्लस एम हो या माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई बिहेवियर शो करता है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो अगर हमेशा माइनस आई बिहेवियर शो करता है तो इसका मतलब जो ग्रुप है उसके प्लस एम के अलावा हम लोग माइनस आई ले सकते हैं, और लास्ट वाले केस में भी प्लस एम के अलावा हम लोग माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सेकंड में और फोर्थ में दोनों में माइनस आई इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट स्टेबिलिटी घटाएगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट है, माइनस आई तो बहुत कम डोमिनेटिंग नेचर का है। तो प्लस एम से स्टेबिलिटी दोनों में बढ़ रहा है, सेकंड में भी फोर्थ में भी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रहा है, बट माइनस आई से स्टेबिलिटी थोड़ा घटेगा। तो पहले वाले केस में, सॉरी सेकंड वाले केस में माइनस आई है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी थोड़ा घटाएगा। फोर्थ वाले केस में भी माइनस आई है, स्टेबिलिटी थोड़ा घटाएगा। लेकिन आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। कम डिस्टेंस तो इस केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट, या फिर कम डिस्टेंस है तो ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो लास्ट वाले केस में डिस्टेंस कम है मतलब ज्यादा माइनस आई ऑपरेट करेगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी घटाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला पार्ट। इनफैक्ट चौथे बॉन्ड तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, उसके बाद नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर ओ OH इतना दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अपने काम का निकल के नहीं आएगा, उसको छोड़ भी सकते थे हम लोग। बट फिर भी हम लोग एक रिलेटिव कंपेरिजन कर रहे हैं पहली बार, तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वाले केस में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, फोर्थ वाले केस में माइनस, सॉरी घटाएगा, फोर्थ वाले केस में माइनस आई स्टेबिलिटी घटाएगा। लेकिन फोर्थ में डिस्टेंस कम था ओ OH का, मतलब जो माइनस आई ग्रुप था उसका डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से कम था, मतलब फोर्थ वाला पार्ट स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा मतलब फोर्थ वाला लेस स्टेबल निकल के आएगा, और सेकंड वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल आराम से कंसिडर किया हुआ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। इस पूरे पार्ट को नोट कर लो, और उस पॉइंट को भी नोट करना खुद से कि अगर कोई भी ग्रुप प्लस या माइनस इफेक्ट शो करता है और गिवन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले एटम के ऑर्थो पोजीशन या फिर पारा पोजीशन पे, तभी उसका एम इफेक्ट वाला पार्ट ऑपरेट करता हुआ काम कंसिडर करेंगे हम लोग।
सुधांशु, तुम्हें स्कूलिंग करता है ना जी? यस सर। एक नोटिस आया है अभी, वो स्टूडेंट शेयर किया है, सीबीएसई का नोटिस है। ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन मेनी सीबीएसई स्कूल्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस वाया जूम, but some students are not taking online classes seriously. Students should know that 75% of attendance is compulsory to appear for CBSE board exam. The Central Board of Secondary Education has recently released CBSE syllabus for 9, 10th, 11th and 12th. A student of receptive classes must have the latest CBSE syllabus with them, especially a student who are going to something. Here are some important points for a student of CBSE school. इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भेजा ही नहीं है, उसके बाद गायब कर दिया। अच्छा 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, देख लो भाई। हाँ सर, मेरा 100 ऑन करके छोड़ देते हैं। अच्छा यार, तो जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जैसे मेडिकल बैच में 1-2 स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग बैच में एक स्टूडेंट, उसका स्मार्टफोन भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है। पहले तो खुद ही मना करते कि स्मार्टफोन मत रखा करो, अभी बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस लो। कैसे करेगा क्लास स्टूडेंट? क्या तरीका है भाई ये? बड़ा लोड है। इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? मेरा तो सर अभी भी चल रहा है स्कूल वाला। नहीं ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छा चीज है। स्कूल भी हो गया और काम भी हो गया, टेंशन भी नहीं है। ठीक है, नोट कर भाई। क्वेश्चन नंबर जो 11 कराया है इस फॉर्मेट पे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारे कराएंगे हम लोग, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बार इसको ढंग से घर पे जाकर खुद से भी समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया तो भी, और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन ढंग से करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मेट पे ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, क्रॉस कंजुगेशन, लीनियर कंजुगेशन, वो सब चीजें हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन थोड़ा फास्टली सॉल्व होगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जो अभी बेसिक्स था तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे थे, बट नेक्स्ट क्लास से इतना धीरे एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा, तो केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। बेसिक्स हम लोग का ऑलमोस्ट ढंग से हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक ढंग से देख लेना।